सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो उन 2 शेयर्स के बारे में है जो मैंने इस जुमे को खरीदे हैं और मुझे इनके साथ बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 2 शेयर उठने वाले हैं। जैसा कि मैं पिछली मेरी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ थी उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ, आपको बताता रहा हूँ कि मैं ये शेयर क्यों खरीदे। नॉर्मली लोग आपको सिर्फ बताते हैं कि ये बाय कॉल है, ये शेयर आप खरीद लें, लेकिन मैं अपना खुद इन्वेस्टमेंट भी करता होता हूँ। जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ करता हूँ, जहाँ नहीं कर सकूँगा वहाँ पे डेफिनेटली आपको शेयर के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा। आज मैं थोड़ा सा आपको उनके फंडामेंटल्स और थोड़े से टेक्निकल्स बताने जा रहा हूँ उन 2 स्पेशल शेयर्स के बारे में जो मेरी नज़र में उठने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही खरीद चुका हूँ। तो मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो में ये 2 शेयर्स भी दिखाऊँगा और इसके बाद मैं इसका फर्दर एनालिसिस भी आपको करके दिखाऊँगा ताकि आप अपनी खुद डिसीजन ले सकें कि आपको ये शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर सिस्टम पे चलते हैं। लेट्स गो। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। तो जनाब ये है जी मेरे वो शेयर्स जो मैंने 2 खरीदे हैं इस फ्राइडे को, 2 तारीख को, 2 जुलाई को। एक है सिरल का और दूसरा है मीज़ान का ETF का शेयर, मीज़ान बैंक का ETF। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम सिरल से। बेसिकली इसको मैंने ख़रीदा है, 150 शेयर्स मैंने लिए हैं और मुझे तकरीबन 243.59 के यानी 60 के पड़े हैं। मैं एक्सेल की फाइल में खोल के आपको दिखा देता हूँ कि सिरल का शेयर मुझे 150 खरीदे हैं 2 जुलाई को, इतने का मुझे एक शेयर पड़ा है। और मीज़ान के मैंने 500 शेयर खरीदे हैं जो कि मुझे 10.68 के पड़े हैं। तो हम ना सिरल से स्टार्ट लेते हैं, हम इसके थोड़े से फंडामेंटल टेक्निकल्स को चेक कर लेते हैं। ये जो सिरल कंपनी है इसका करंट जो इसकी वैल्यू चल रही है 242.94 पे चल रही है। इसके अलावा इसकी अगर मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं, इसकी मज़े की परफॉर्मेंस है जो मुझे बहुत पसंद आई, और वो है जनाब इसकी, अगर आप चेक करो ईपीएस वैल्यू इसकी शुरू से आप चेक करो 2014 से देखो तो 12, 11, 13, 14, 14, 12, 11, 11, यानी इसकी ईपीएस की वैल्यू बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अगर आप देखो तो ये थ्रू आउट प्रॉफिट में रही है, बल्कि एक जगह पे जाके ये 30, 49, 164 तक भी गई है। इसका प्रॉफिट गया, यानी मतलब आउटस्टैंडिंग था और उसके बाद ये फिर थोड़ा सा कम होता चला गया, लेकिन स्टिल 2 साल अगर आप प्रोजेक्टेड भी इसका देखेंगे तो अभी भी तकरीबन ये अब लास्ट ईयर की तरह यानी 2020 की तरह आ रहा है, लेकिन मैं इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन इसके साथ लगाई हुई है कि ये बेहतर जाएगा। अच्छा जी, परफॉर्मेंस में भी हमने जाके देख लेते हैं। इसका ये डिविडेंड भी देते ही होती है, और अगर आप देखो तो डिविडेंड पर शेयर इसने पहले इधर से स्टार्ट लो 2 दिया था 2015 में, फिर 5 रुपये दिए थे, 10 रुपये, 5 रुपये, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, तो अभी 2.5 करती है आ रही है पिछले 3 साल से लगातार। उसके अलावा अगर आप इसका पे आउट रेशो चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपने पास इसके, हाँ ये है पे आउट रेशो, तकरीबन 21% ये देते हैं अपने शेयर होल्डर को और 78% अपने पास रखते होते हैं, और ये तकरीबन ये रेशो थ्रू आउट पीछे से चलती आ रही है। तकरीबन 20 से 30% ये पे आउट करते हैं और बाकी अपने पास कंपनी में री इन्वेस्ट करने के लिए रखते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि कंपनी अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करे अपने, लेकिन शेयर होल्डर को भी साथ साथ दे, ये भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमने ये देख लिए। अब आपको मैं इसकी जाके दिखाता हूँ, थोड़ी सी पे आउट में जाते हैं। इसमें आपको जाके दिखाते हैं कि पे आउट के अंदर इन लोगों ने शेयर्स भी दिए हैं, और यहाँ पे जाके आप ये 13% के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा कुछ बोनस लिखा आ रहा है, लेकिन ये ज़रा एक डिफरेंट सा बोनस है, इसको आपने याद रखना है। इसको राइट शेयर का बोनस कहते हैं। इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। ये है जनाब वो जो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि हमने 13% एट अ प्राइस ऑफ 170 पर राइट, इसको राइट शेयर कहा जाता है। ये जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और देखें कितनी कम वैल्यू पे उन्हें दिए, 170 रुपये के ऊपर उनको दिए हैं। जो अपने अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादातर शेयर होल्डर वो हैं जो इसमें से ख़रीद रहे हैं। तो ये राइट शेयर उनको कम प्राइस के ऊपर 13%, यानी जिसने 100 ख़रीदे हुए हैं तो उसको 13 का उन लोगों ने कहा हम आपको एक्स्ट्रा शेयर देंगे। इसको अगर आप इसमें जाके देखें इनसाइडर ट्रांजैक्शन में तो आपको नज़र भी आएगा, ये सैयद नदीम अहमद, ये देखें राइट लिखा आ रहा है, राइट, ये सारे शेयर्स इनको इन्होंने ख़रीदे हैं 170 रुपये के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा बेच चुके हैं ये 170 पे। जनवरी 21 की ये कहानी है, ठीक है, और 22 की जब ये इन्होंने राइट शेयर अपने दिए हैं। वैसे तो मेमोरेंडम में तो अक्टूबर में भी इन लोगों ने बता दिया था कि हम ये राइट शेयर देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है इससे ये भी पता चलता है कि लोगों ने इसे जनवरी में जाके भी ख़रीदा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसका ये भी दिखा देता हूँ जो डिविडेंड का इनका आया हुआ था कि 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था सितंबर 28 के अंदर, और जो कि ज़ाहिर सी बात है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आगे भी जो आएगा डिविडेंड उसके भी चांसेस हैं कि वो मिलेगा लोगों को, 2.5 रुपये के हिसाब से मिलेगा। इसके बारे में अगर आप पे आउट में जाके देखें तो इसके लिखा आ रहा है कि लास्ट 5 साल में सिरल ने
5 फाइनेंशियल यानी 5 साल में 5 दफ़ा दे चुके हुए हैं ये डिविडेंड, तकरीबन ₹5 पर शेयर के हिसाब से एवरेज जो बनता है उसका इतना बनता है। तो यार ये है उसके फंडामेंटल्स, काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगे कंपनी के फंडामेंटल्स। फार्मेसी की कंपनी है और ग्रो कर रही है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रो कर रही है। इसके चार्ट को भी अगर हम जाके देखते हैं, इसकी कैंडल्स को अब थोड़ा टेक्निकल भी एनालिसिस करते हैं, तो आप इसको ज़रा पीछे से जाके देखो तो यहाँ से ना इसका तकरीबन 2017 से इसका ना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो ये नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, यहाँ तक जो है ना, जो मिनिमम गिरा ना वो जाके इधर गिरा है 113 पे। और ये कब का वाक़या है? मई 2019 का। लेकिन उसके बाद से ये थोड़ा सा ऊपर गया है और थोड़ा सा उसका अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब मतलब इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है बीच में, अब ये कंसोलिडेशन स्टेज पे है। कब से कंसोलिडेशन स्टेज पे है? सितंबर 2020 से लेके अब तक। ये थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे जाता है, यानी एक पैरेलल इसका ये बन रहा है। बोलिंजर बैंड आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो ही रहा होगा कि इसके एक दफ़ा यहाँ पे जा चुका है, दूसरी दफ़ा भी जा चुका है, अब तीसरी दफ़ा थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आया है। और अगर आप इसमें आके देखो तो अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये फर्दर नीचे की तरफ आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि कंसोलिडेशन स्टेट जो होती है ना, इसके अंदर बात का ये अनसर्टन होता है। आप 100% गारंटी नहीं देख सकते, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, क्योंकि पीछे ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका हुआ है और डाउन ट्रेंड से ये निकल आया हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी कैंडल्स के हम जाके थोड़ा सा गौर करते हैं, तो कैंडल से पता चलेगा कि पिछली इसने कैंडल्स भी बना चुका हुआ है ऑलरेडी, तकरीबन 4-5, 1 2 3 4 5 6 इसकी कैंडल्स थी जो कि सेलिंग प्रेशर के ऊपर बांधती हैं। लेकिन आप नोट करो इधर हालांकि 3 कैंडल्स में सेलिंग प्रेशर था, उसके बावजूद ये कैंडल्स पिछली से ऊपर की तरफ गई हैं, जिसका मतलब ये है बायर किसके अंदर भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका अगर आप जाके वॉल्यूम चेक करो तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो इस जुमे को 1,32,000 वॉल्यूम था, लेकिन उससे पीछे तकरीबन 153 244 यानी वॉल्यूम इसका काफ़ी पीछे आ चुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम शेयर नहीं देता। और अगर आप इधर आके देखो तो इसका 2.4 मिलियन भी वॉल्यूम आ चुका हुआ है, जो कि 14 जून के ऊपर था। तो उसके बाद से लेके इसका वॉल्यूम जो है वो नीचे, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम भी कम हुआ और इसकी जो है ये ट्रेंड भी इसका नीचे की तरफ आना हुआ, तो नीचे की तरफ ये आ गया। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं ना थोड़ा सा एक और कैंडल आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि है हिकन आशी की कैंडल। हिकन आशी भी मैं अक्सर देखता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि इसका अप ट्रेंड के सीन है या डाउन ट्रेंड के सीन है। तो ये हिकन आशी भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा लास्ट 2 जो कैंडल्स थी, यानी जुमे की और उससे पीछे की, वो कैंडल्स ग्रीन ही कहलाएंगी हिकन आशी के प्रिंसिपल से। इसकी फॉर्मुलेशन जिसने देखनी है वो गूगल में जाके सर्च कर ले, क्योंकि मैं इस टाइम आपको हिकन आशी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको उसकी फॉर्मुलेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि उस कैंडल की रूह से ये ग्रीन ट्रेंड है, इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो यहाँ से उम्मीद है ऊपर जाने के। ठीक है, अब मैं वापस अपनी दूसरी कैंडल्स पे आता हूँ। उसके अलावा अगर आप देखो ये ओवर सोल्ड हुआ है, ये आपने नोट किया है, ये बोलिंजर बैंड के नीचे कट करता हुआ नीचे की तरफ गया है और यहाँ ओवर सोल्ड हुआ था, लेकिन यहाँ से दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। सही है, तो एक तो ये आपको सिग्नल आ रहा है कि इसको बाय करने का वक्त आ गया, ये ऊपर जाएगा। दूसरा सिग्नल आप यहाँ आके देखो RSI इंडिकेटर में, इस टाइम ये 37 पे आके 28 जून को टच हुआ था और उसके बाद ही ऊपर की तरफ जा चुका है। अच्छा, 28 जून से पहले ये तकरीबन 37 को तकरीबन जाके टच हुआ था 30 अप्रैल को, यानी अप्रैल मई जून 2 महीने बाद उसी को जाके छुआ, यानी 2 महीने ये ऊपर रहा है और उस नीचे की तरफ ये आया। उससे पीछे अगर ये ओवर सोल्ड गया था तो ये 30 पे गया था 11 मार्च को, तो तकरीबन 3 महीने पहले। अच्छा, अब मैं जब इसके पीछे एनालिसिस चेक करता हूँ तो ये ओवर बिल्कुल नीचे जो 30 को जाके छूता है ना, सिर्फ 2 दफ़ा छू चुका हुआ है। 2 अक्टूबर से लेके अब तक सिर्फ 2 दफ़ा ये 30 तक गया है, अदरवाइज ये इससे ऊपर इसका रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप देखो इधर किस कदर इसको रेजिस्टेंस मिलता है, इधर से भी रेजिस्टेंस मिलता है, इधर से भी रेजिस्टेंस मिलता है, इधर से ये वो एरिया है जहाँ पे इसको अच्छी भली सपोर्ट मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे जब वो टच करता है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आके मैं देखता हूँ ये सपोर्ट इसको मिली है, इसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ गया है और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये अभी इसका अप ट्रेंड ही जाएगा। तो अब मेरा जो RSI को देखो, जो मेरा पर्सपेक्टिव है यही कि अब इसका अप का स्टार्ट होगा, जो कि 3 4 5 6 दिन रह सकता है, हो सकता है 2-3 दिन रहे, लेकिन मैं मंडे को इसके ऊपर नज़र रखूँगा। लेकिन मैंने ये शेयर बाय कर लिया है क्योंकि मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ट्यूसडे वेडनेसडे तक या थर्सडे तक मैं इसको निकाल दूंगा, जब ये मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट देता हुआ नज़र आएगा। 5-10 रुपये 10 रुपये तक तकरीबन निकलने चाहिए, लेकिन अगर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा के इसमें से निकल जाऊंगा। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ऊपर जाएगा। नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं। जो दूसरा शेयर है वो है मीज़ान ETF का।
ठीक है। और मीज़ान ETF के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, तो काइंडली वो आप वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको मीज़ान ETF के बारे में पता नहीं है। ये नया नया मार्केट के अंदर आया तो ज़्यादा लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो मैंने आपको मीज़ान ETF के अंदर उस टाइम भी बताया था कि इसके अंदर 12 होल्डिंग्स तकरीबन कंपनीज़ हैं जिनके शेयर हैं। इसके अंदर बाय द वे सिरल की कंपनी भी शामिल है। इसकी होल्डिंग्स अगर आप ये सारी देखें तो आपको पता चलेगा कि लकी सीमेंट, एंग्रो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यानी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। इन सबको इकट्ठा करके एक शेयर बना दिया गया है। ETF की सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो 12 कंपनीज हैं इसके चंक्स लेके एक शेयर बना के आपको दे दिया गया कि ये लो पकड़ो शेयर, इसमें ट्रेड करो। अब वो जो कंपनीज जो है जब भी मार्केट गिरती है तो ये कंपनीज का कम इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से इसकी शेयर की वैल्यू बनी रहती है। तो इसी वजह से ETF का वैसे दुनिया में कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का, लोग इसे बाय करते हैं। और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वॉरेन बुफे बहुत ज़्यादा इसको कहता है कि ये लेने चाहिए ETF, और उसने बल्कि प्रूफ करके दिया था। एक हेज फंड वाला बंदा था एनालिस्ट, उसके साथ इसने शर्त लगाई थी कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो इन्होंने टाइम पीरियड था उसके बाद मैं S&P 500 जो कंपनीज है अमेरिका की, इसका ETF लूँगा और तुम अपने हेज फंड लो, देखते हैं कौन जीतता है। तो वो बाकी 2-3 साल बाद पता चला S&P 100 ने ग्रो किया, लेकिन वो जो दूसरा बंदा था वो उस लेवल का ग्रो नहीं कर सका जिस लेवल का ETF ने किया था। लेकिन वो S&P 500 की कंपनी थी अमेरिकन, और उसका ग्राफ कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है वक्त के साथ साथ। हम देखते हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन ETF क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट लेके आता है, बास्केट के अंदर आप छोटे शेयर आप लेके इकट्ठे करके किसी एक को बेचो। और ये जितने शेयर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, ये 12 शेयर्स की, ठीक है। मार्केट के अंदर इनकी अच्छी बीटा वैल्यूज़ हैं और ये ज़्यादा स्टेबल शेयर हैं, लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए मीज़ान वालों ने सिर्फ इनसे मिलके ये बनाई है चीज़। और मज़े की बात ये इसके अंदर ये डिविडेंड भी देते हैं, सही है। और मज़े की चीज़ ये है कि अभी अभी रिसेंटली डिविडेंड है और ये हलाल है, क्योंकि मीज़ान में अगर है तो आपको पता चलेगा सारी कंपनीज हलाल हैं। तो ये हलाल ETF है, तो आप आंखें बंद करके अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये आपके लिए फिट चीज़ है। अभी अभी ये पे आउट दे के हटे हैं, ये है आपको दे के पता चलेगा। इन लोगों ने अभी अभी अनाउंस किया है शेयर 1.25 जो रुपीज़ है इसका कैश डिविडेंड इन लोगों ने अनाउंस किया है 30 जून को, ठीक है। क्योंकि अभी 30 जून को अनाउंस किया तो अभी ये बेसिकली मिलना है। तो उन्होंने कह दिया 30 जून से पहले पहले जो बंदा इसके अंदर था उसको हम मिलेंगे, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, बल्कि 30 जून को मेरे ख्याल उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया इन देयर डेजिग्नेटेड अकाउंट्स ऑन 30 जून। उससे पीछे वाला भी इन लोगों का एक जो नोटिस आता है, इस नोटिस के अंदर वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि whose name in the region of business are enter for the purpose of the interim distribution, वही डिविडेंड के बारे में मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स वो करने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जिसका रजिस्टर में नाम आता है इस तारीख तक हम उसको कर देंगे। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ अब आप देखो क्या है, इन लोगों ने ये अनाउंसमेंट की है जनाब, वो कहते हैं क्लोज ऑन मंडे 28-25 जून तक। तो अब मैं इसका ना ग्राफ भी निकाल लेता हूँ, हम ना इसका कैंडल्स निकाल लेते हैं मीज़ान की ETF की। बेसिकली आप देखो इधर उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि 23 जून तक, अगर आप देखो ये 25 जून तक उन लोगों ने कहा था जो बंदा रजिस्टर में होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। तो आप अगर इसके चार्ट में जाके देखें तो पता चलेगा ये है जी 25 जून, लेकिन 23 जून को देखें एकदम से लोगों ने इधर बाय करना शुरू कर दिया था। 23 जून को एकदम से बाइंग प्रेशर इस पे आता है, 12.82 तक ये ऊपर हाई को जाके छूता है, और उसके बाद अगले दिन भी थोड़ा सा आता है, लेकिन कुछ बेचते भी हैं क्योंकि अब ज़्यादा उनका रजिस्टर में नाम आ चुका है, तो डिविडेंड अब लोगों को मिल जाने थे। तो ये आती है 25 तारीख, जो उन्होंने आखिरी तारीख दी हुई थी कि इस दिन के अंदर जिनका रजिस्टर में नाम है उसको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद ये साथ देखें, आपको एक असूल पता ही है, जब भी डिविडेंड मिलता है तो साथ ही लोग जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं शेयर। तो बस समझ लें ये सारा जो बाइंग सेलिंग प्रेशर आया ना, ये इसी वजह से नीचे तक आया। और मैंने क्या किया, जब ये सेलिंग हो रही थी मुझे आइडिया हुआ कि ये गिर रहा है, तो मैंने इसको फ़ौरन से जाके ख़रीद लिया। मैंने कितने पे लिया ये मैंने आपको दिखा दिया, 10.68 पे मैं ये पकड़ चुका हूँ शेयर। 500 शेयर मैंने इसके ले लिए हैं। तो वापस मैं आपको लेके जाता हूँ, 500 शेयर मैं इसके ले चुका, और मल्टी में जाके दोबारा देखते हैं। और ये इस टाइम गिरा जो था, क्लोजिंग जो इसकी होती है ना शेयर की, ये होती है 10.57 पे, और मैंने 10.68 पे लिया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर अब ऊपर जाना है, हो सकता है अभी नीचे गिरे। आप देखो बुलिंजर बैंड देखो और ये RSI इंडिकेटर देखो, इसने नीचे बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है ये शेयर। अब इसका जो चक्कर है ऊपर उठने का है, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को नहीं, तो हो सकता है वेडनेसडे तक उठना शुरू हो जाए। लेकिन मैं तो मंडे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेक्टेशन तो अच्छी लगानी चाहिए यार बंदे को, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपने अगर ये शेयर लेना है तो आपने ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने लेना है। मैंने भी यही सोच के लिया कि मैंने 500 शेयर तो लिया, हो सकता है अगर आगे गिरा तो मैं हो सकता है 500 शेयर और लेके इसमें एडअप कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है इसने ऊपर जाना है, क्योंकि ये एक अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनीज का बना हुआ ETF है। लोगों में भी शऊर नहीं आ रहा। अगर आप ये पीछे देखो तो इसका वॉल्यूम कितना था पहले, सिर्फ 7 लाख वॉल्यूम था
उसके बाद पीछे जाओ 35,000 भी वॉल्यूम था, और पीछे जाओ आगे जाओ तो 7 लाख, और अगर पीछे से जाना शुरू करो तो 1 लाख, यानी 1,26,000 ये वॉल्यूम इसका आता रहा है। 8,500 भी इसका वॉल्यूम आया, क्योंकि लोगों में इतना शऊर नहीं था। और पीछे जाए तो इसके कम कम वॉल्यूम्स हैं। यहाँ से आके ना आपको पता चलेगा कि अब ये 1,30,000 के अलावा ऊपर भी गया है, और 7,22,000 तक भी गया है इसका सेलिंग प्रेशर। 1,27,000 भी गया, 1,96,000 भी गया, 7,22,000 भी गया। मतलब इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो गया। पहले लोगों को पता नहीं था, जैसे जैसे लोगों को इसका पता चलता जा रहा है लोग इसमें घुस रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ जो अभी ले लेगा वो फ़ायदे में रहेगा इन लॉन्ग टर्म। ETFs को आपने लॉन्ग टर्म रखना है, ये 1 साल 2 साल 3 साल पर जा के प्रॉपर फ़ायदा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रिलेटिव न्यू कॉन्सेप्ट है, माइट भी पॉसिबल ये अच्छे तरीके से ऊपर जाए, और ये भी हो सकता है ये नीचे भी जाए। लेकिन मुझे इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी लग रही है। जिस हिसाब से लोगों ने इसके अंदर अपना दिखा रहे हैं ना, आ रहे हैं जिस स्पीड में, उससे यही पता चलता है कि ये शेयर ग्रो करने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू है, अभी कुछ ईयर से पहले लॉन्च हुआ है, तकरीबन ये हुआ है IPO इसका 6 अक्टूबर 2020 का। इसमें इतने आप एनालिसिस नहीं कर सकते प्रॉपरली, थोड़ा बहुत एनालिसिस हो सकता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसके थ्रू नहीं आप कर सकते। लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाता है कंपनी होल्डिंग्स को देख के, और मीज़ान बैंक की अपनी साख्त देख के, वो एक प्रॉपर और एक अच्छा बैंक है, जो कि एज अ बैंक भी मीज़ान का अपना शेयर बैंक के नाम से भी है मीज़ान का, वो भी ग्रो कर रहा है वक्त के साथ। तो आप अपने सोचते हुए इसकी डिसीजन लीजिएगा कि आपने इसके अंदर घुसना है कि नहीं घुसना है। मैंने तो जेहन में यही सोच के रखा हुआ है कि सोच के अगर रखना, मैं तो ले चुका हूँ। अपना जेहन बनाए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने आपके सामने दोनों शेयर खोल के रख दिए, जो जो मैं चीज़ें उसके बारे में डिस्कस कर सकता था मैंने आपके सामने रख दी। अब आपने फाइनल डिसीजन लेना है अपने बारे में। नेक्स्ट वीक अगर हो सकता है मैं ये दोनों अगर बेचूं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इन दोनों का क्या बना, मेरा मैं प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। तो होपफुली मुझे उम्मीद है अभी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन है मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।